हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि RGP में फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचों के लिए कंपलसरी है। तो पहला यूनिट से शुरू करते हैं। पहला यूनिट है DC सर्किट। DC सर्किट में हमें वोल्टेज एंड करंट सोर्स मिलता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स है, यूनिट एंड डायमेंशंस है, सोर्स कन्वर्शन, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, superposition theorem, Thevenin theorem and their application for analysis of series and parallel resistive circuit excited by independent voltage source and power energy in such circuit, mesh and nodal analysis, star delta transformation and circuits। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक से। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज अ फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द इलेक्ट्रिसिटी, इट्स जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूज इन वेरियस सिस्टम्स एंड हैवी वोल्टेज डिवाइसेस लाइक ट्रांसफार्मर एंड मोटर। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वो विधा है जिसमें हम जनरेशन, मतलब बिजली का जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और सभी सिस्टम में जो हैवी वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर और मोटर के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेयर वी वर्क ऑन लो वोल्टेज डिवाइस। लो वोल्टेज डिवाइस यानी कम वोल्टेज का मान, जिसका मान अधिकतम 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट होता है। सच एज सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, स्पेशली ट्रांजिस्टर, डायोड एंड इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम बोलते हैं IC, टू डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, VLSI डिज़ाइंस एंड सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब हम लो वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही ये पार्ट है। लो वोल्टेज डिवाइस मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम 220 वोल्ट, 40 वोल्ट की बात करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हम वही वोल्टेज 12 वोल्ट, 24 वोल्ट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करंट 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये कुछ मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में काम करता है। अधिकतर सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसमें भी हम पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सामान्यतः इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं और ये सब लो वोल्टेज डिवाइसेस हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले बेसिक ओम्स लॉ, जो कि आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ कहता है इन एनी क्लोज्ड सर्किट द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। मतलब किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। रेशियो मतलब अनुपात, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर कंडक्टर का और बाकी अन्य फैक्टर जैसे कि प्रेशर वगैरह अगर सामान्य है तो ऐसी स्थिति में वो एक कांस्टेंट रहता है, अनुपात एक कांस्टेंट होता है, रेशियो एक कांस्टेंट होता है, जिसे कि हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स है, क्योंकि ये ओम्स लॉ है जिस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट रखा गया ओम्स। ठीक। द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर ओम्स लॉ इज R इक्वल्स टू V अपॉन I, जहाँ पर V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। R इक्वल्स टू V अपॉन I, V और I का अनुपात, रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब इसमें कांस्टेंट रहेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव डिवाइसेस के लिए ही लागू होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए लागू नहीं होता, यूनिलैटरल डिवाइस के लिए लागू नहीं होता। ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज और करंट हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, जिसको कि हम अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। सामान्यतः V इक्वल्स टू IR, वीर के नाम पे याद रखते हैं। ठीक। V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR बोलते रहते हैं। ठीक। या फिर इसी को हम अगर चेंज कर दें रेशियो को तो I इक्वल्स टू V अपॉन R भी कह सकते हैं। लेकिन ओम्स लॉ की परिभाषा इससे परिभाषित की जाती है कि वोल्टेज और करंट का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। किसमें? बंद परिपथ पे। बंद परिपथ जरूरी है, ओपन सर्किट में नहीं। ठीक है। बंद परिपथ है, उसमें एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस लगे हुए हैं। एक्टिव डिवाइसेस जैसे कि
वोल्टेज सोर्स और पैसिव डिवाइस जैसे कि रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे परिपथ में या ऐसे सर्किट में वोल्टेज और करंट का अनुपात हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा और इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहेंगे और इस रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम्स है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्सेस, दो तरीके के इलेक्ट्रिकल सोर्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट सोर्स है तो इंडिपेंडेंट सोर्स में भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, वोल्टेज और करंट। ठीक है, अब डिपेंडेंट सोर्स में भी उसी तरीके से डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक, वोल्टेज सोर्स है तो इसमें वोल्टेज सोर्स में हम प्लस और माइनस चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, और करंट सोर्स है तो हम तीर के निशान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीर का निशान हमेशा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा और इसी तरीके से वोल्टेज सोर्स में माइनस प्लस हमेशा करंट का डायरेक्शन या वोल्टेज का डायरेक्शन दिखाएगा। अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और इंडिपेंडेंट सोर्स है तो आपको अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर गोलाकार में लगाया गया है, यहाँ भी गोलाकार है, उसके अंदर एरो का है और यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह है, जबकि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एक चतुर्भुज आकार या रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर पे दिखाया गया है। ठीक, तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स ये हमेशा स्क्वायर बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्स हमेशा सर्कल के अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्स, एनी डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कॉल्ड ए सोर्स। कोई भी डिवाइस जो कि बिजली का उत्पादन करती है या हमें बिजली देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, उसे हम सोर्स कहेंगे। ठीक, ए सोर्स इज यूजुअली एक्सपेक्टेड टू डिलीवर पावर टू ए नेटवर्क एंड नॉट टू एब्जॉर्ब इट। मतलब सोर्स हमेशा नेटवर्क को पावर देगा, एनर्जी देगा, ना कि उससे एनर्जी लेगा, ऐसा सोर्स कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सोर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ सोर्स, जैसे कि अभी हमने देखा इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब आजाद सोर्स, आजाद स्रोत। ठीक, आजाद स्रोत है तो द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स, उसे हम इंडिपेंडेंट सोर्स कहेंगे, जो किसी पर दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर 5 वोल्ट का सोर्स है तो वो लगातार हमें 5 वोल्ट का सोर्स वोल्टेज सप्लाई करेगा। ठीक है, वोल्टेज सोर्स, दीज सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। दो तरीके के सोर्स, वोल्टेज और करंट। ये अभी हमने देखा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अभी हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, और इंडिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। अगर वोल्टेज सोर्स है तो मैं बोल रहा हूँ 5 वोल्ट का सोर्स है तो वो 5 वोल्ट ही देगा। ठीक, इसी तरीके से करंट सोर्स, अगर मैं बोल रहा हूँ 1 एम्पियर का करंट सोर्स है तो वो उस परिपथ में, सर्किट में हमेशा 1 एम्पियर का करंट ही देगा। ठीक, ना 1 एम्पियर से ऊपर ना 1 एम्पियर से नीचे। इसी तरीके से 5 वोल्ट का अगर वोल्टेज सोर्स है तो 5 वोल्ट से ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं, 5 वोल्ट का फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स हमें देगा। अब वोल्टेज करंट अपन बार बार देख रहे हैं, तो वोल्टेज को अपन मान सकते हैं कि पानी है, ये दिख रहा है, ये टैंक बना हुआ है, टैंक के अंदर ये पानी है और पानी इस पाइप से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब पानी कितना भरा हुआ है उसको हम मान लेते हैं कि ये वोल्टेज है। जितने तेजी से बहेगा वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा इस पाइप की मोटाई से, इस पाइप की मोटाई से। ठीक, जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ज़्यादा पानी निकलेगा, जितना कम होगा उतना कम निकलेगा। तो अब कम निकल रहा है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस अधिक है, ज़्यादा निकल रहा है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, अब ये रेट ऑफ फ्लो है वो डिसाइड करता है करंट को। तो हम परिभाषित कर सकते हैं वोल्टेज इज द फोर्स दैट कॉजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। अब ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को फोर्स कर जो लग रहा है उस फोर्स को हम वोल्टेज कह रहे हैं, और वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स, और जिसे हम कैपिटल V या वोल्ट्स लिखकर मेजर करते हैं। अब उसके बाद करंट,
करंट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इस पानी का बहाव जितनी तेजी से हो रहा है उसका गति, उसका रेट को हम करंट कहते हैं। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर्स होती है और रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए या एम्स लिखा जाता है। ठीक है, इसकी इकाई एम्पियर्स होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट्स होती है, इसे ध्यान रखना आवश्यक है, एम्पियर्स। और आगे हम जितने भी सर्किट देखेंगे सब में इसकी इकाई हम V या A, कैपिटल V या कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल V और कैपिटल A बोल रहा हूँ तो कैपिटल से ही करना है, स्मॉल v या स्मॉल a से नहीं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, स्मॉल v और स्मॉल a से नहीं। वोल्टेज अगर है तो हमें कैपिटल V से शो करना है, और अगर एम्पियर करंट मेजर करना है तो हमें कैपिटल A से यूनिट देना है। वोल्टेज सोर्स, ए वोल्टेज सोर्स मेंटेन्स द रिक्वायर्ड डिफरेंस इन पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट इट इज कनेक्टेड। ये वोल्टेज सोर्स है, अभी हमने देखा ये कौन सा वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये 5 वोल्ट का सोर्स है तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमें सर्किट में देगा। ठीक है, अब करंट सोर्स अगेन ये सर्कुलर में है तो कौन सा करंट सोर्स हुआ, ये भी इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या खूबी है इसकी, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हमेशा एक निश्चित मान का करंट परिपथ में सर्किट में देगा। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, अगर मैं कह रहा हूँ ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है, 10 एम्पियर करंट सोर्स है, इसका मतलब ये 10 एम्पियर लगातार सर्किट में देता रहेगा। ठीक है, ए करंट सोर्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। कांस्टेंट फ्लो अगर है तो वो करंट है और वो करंट सोर्स है, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो ये मेंटेन करेगा पोटेंशियल। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड इन ए सर्किट डायग्राम बाय सिंबल्स लाइक ए सर्कल विथ एन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ये डायरेक्शन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये डायरेक्शन करंट का दिखाएगा। इस डायरेक्शन को शो करने के लिए इस सर्कल में तीर का निशान बना देते हैं जो कि हमें बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आगे चलते हैं, डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स है मतलब ये किसी पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर करेगा, सर्किट के किसी अन्य पैरामीटर्स पर निर्भर करेगा। अन्य पैरामीटर क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है, उस रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकता है। तो द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड्स ऑन other circuit parameters. The value of dependent source depend on other circuit parameters. These sources are divided into 2 types. अब जैसे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था, वैसे ही यहाँ पर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स है। आगे चलते हैं, इनको समझने के लिए देखते हैं। अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज वन दैट प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज एल्सवेयर। कहीं और पर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उसके फंक्शन के रूप में ये वोल्टेज देता है इन ए गिवन सर्किट। इट इज सिंबलाइज्ड एज शोन। ये सिंबल है इसका, अगेन रेक्टेंगुलर बॉक्स है, प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 2 टाइप, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये 2 तरीके के हैं, 1 और 2। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, एक सर्किट बना हुआ है, यहां पर एक हमको दिख रहा है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। अब उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस है और ये AVX है। और VX क्या है, इस रेजिस्टेंस पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस पे होने वाला जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके अकॉर्डिंगली यहां पर इस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज मान होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो मैं यहां पर अगर मैं कर देता हूं, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, इसको IX कर देता हूं,
तो यहाँ पर अगर मैं डिपेंडेंट करंट सोर्स लेता हूँ तो ये करंट सोर्स का मान हो जाएगा AIX। ठीक, अगर करंट पर निर्भर कर रहा है तो मैं उसे बोलूँगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। ठीक है, सिंबल यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर फंक्शन चेंज हो रहा है, ये फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक, AIX हो रहा है और इसके पहले क्या था AVX। AVX मतलब वो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था। अगर करंट डिपेंडेंट है तो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अगर है तो बहने वाला करंट AIX। ठीक है, तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट और करंट डिपेंडेंट। ठीक है, सिंबल इनका वही रहता है, बस फंक्शन अलग अलग आ जाते हैं। अब A क्या है? A कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जिसके मल्टीपल पर ये वोल्टेज होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वोल्टेज सोर्स देख लिया हमने, अब करंट सोर्स देखते हैं। डिपेंडेंट करंट सोर्स, ए डिपेंडेंट करंट सोर्स इज वन दैट प्रोड्यूसेस ए करंट एज ए फंक्शन ऑफ करंट्स एल्सवेयर इन ए गिवन सर्किट। ठीक है, अब वहां पर वोल्टेज निर्भर कर रहा था अन्य पैरामीटर पर, यहां पर करंट निर्भर कर रहा है, डिपेंड हो रहा है दूसरे पैरामीटर्स पे। ठीक है, इट इज सिंबलाइज्ड एज शोन। ये चौकोर या रेक्टेंगुलर बॉक्स में तीर का निशान ये दिखा रहा है कि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, डिपेंडेंट करंट सोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला वोल्टेज डिपेंडेंट और दूसरा करंट डिपेंडेंट। अब यहां पर उदाहरण के लिए दिखाया गया है वही सेम सर्किट है। अब यहां पर इस रेजिस्टेंस पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के मान के बराबर है, फंक्शन है BVX। ठीक है, अब ये इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, इसलिए ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कहला रहा है। करंट सोर्स ही है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में तीर के निशान के साथ में है। ठीक, अब अगर करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स होता तो ये यहां पर IY और यहां पर लिख सकता हूं मैं AIY। अगर ऐसा होता तो मैं बोलता इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके फंक्शन के अनुसार ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, तो अगर करंट पर निर्भर कर रहा है तो मैं उसे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स कहूंगा। अगर वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है तो वह उसे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स कहूंगा। ठीक है, अब अन्य पैरामीटर जैसे कि यहां पर लिखा है एज ए फंक्शन ऑफ करंट्स एल्सवेयर, तो यहां पर इस रेजिस्टेंस पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप या फिर बहने वाले करंट पर निर्भर कर रहा है तो वो वोल्टेज डिपेंडेंट या करंट डिपेंडेंट सोर्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है, अपना जितना भी उसका मान है, वोल्टेज है या करंट है, वो मान पूरा सर्किट में दे रहा है। और डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो वो सर्किट के किसी अन्य पैरामीटर पे, अन्य एलिमेंट पे निर्भर कर रहा है। उस पर बहने वाले अगर करंट पर निर्भर कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स है। इसी तरीके से अगर किसी अन्य एलिमेंट पे होने वाले वोल्टेज ड्रॉप पर निर्भर कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। मेरे समझ से ये क्लियर होना चाहिए। आगे हम सवाल में इसको देखेंगे कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, यूनिट है, सिंबल है। अब जैसे कि वोल्टेज है तो हम V से शो करेंगे, जो कि अभी हमने बताया आपको, और ये माइक्रोवोल्ट, मिली वोल्ट, वोल्ट या किलो वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, ये सामान्यतः ये वैल्यू यूज की जाती है। अब ये किलो वोल्ट में है, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ। माइक्रोवोल्ट या मिली वोल्ट में है, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे अंतर आपको समझ में आ रहा हो। इसी तरीके से करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट A है, एम्पियर। ठीक है, कैपिटल A, अगेन स्मॉल नहीं है। ठीक है, A मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻⁶ और मिली मतलब स्मॉल m लिखते हैं और मिली मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, अब रेजिस्टेंस R से रिप्रेजेंट किया जाता है और यूनिट ओम। ठीक है,
यूनिट ओम है, जिसे कि हम सिंबल के रूप में इस तरीके से दर्शाते हैं। इसी तरीके से पावर P, और इसको मेजर किया जाता है वॉट में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W। ठीक, टाइम सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं S से, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स Hz, वेवलेंथ मीटर में, लेंथ है मीटर में मेजर होती है, और इसको सामान्यतः सेंटीमीटर या मीटर में रखा जाता है। इसी तरीके से कैपेसिटेंस फैराड में कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टेंस हेनरी में कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस अगेन ओम है, इम्पीडेंस अगेन ओम है, और इसे ओम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, ओम सिंबल ये है, और RXZ से रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल इनका ये है। ठीक है, तो इनका सिंबल यूनिट याद रखने की आवश्यकता है। आप चाहें तो इनको समझ लें अच्छे से और याद रखें, कहीं पर कॉपी में लिख लें, ताकि आगे उपयोग जब पड़े तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जितने ज़्यादा हम इसको सवाल बनाते जाएंगे हमें याद होता जाएगा।